अस्सलाम वालेकुम बेटा। कल हमने पढ़ लिया था ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज बेटा हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स रह रहे होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं। समुंदर में पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, दरियाओं में पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, जमीन पर पाए जाने वाले एनिमल्स टेरेस्ट्रियल, जमीन में टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एनिमल्स किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं बेटा, ये हम जरा आज स्टडी करते हैं जी। Osmoregulation in different environments. In different environments. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैरीन एनवायरनमेंट में कैसे एनिमल्स उसको रेगुलेशन करते हैं। मैरीन एनवायरनमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैरीन एनवायरनमेंट। समुद्रों में ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। ओस्मो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं समुद्र में, और कुछ मछलियां जैसा कि हैग फिशेस जो ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स वो सारे बेटा क्या होते हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स। मीन ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को वैसा ही कर लेते हैं जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, यानी ये अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं रखते। ये इंटरनल बॉडी के अंदर साल्ट और पानी की माउंट को मेंटेन नहीं रखते। ये क्या करते हैं, अपनी इंटरनल कंडीशंस को बिल्कुल बाहर जितना कर लेते हैं, बाहर जैसा कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स। कौन, हैग फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स। invertebrates and हैग फिशेस। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती है, समुद्र में पाई जाने वाली कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं, ये क्या होती हैं, ये ओस्मो रेगुलेटर्स होती हैं। ये ओस्मो रेगुलेटर्स होती हैं, ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में पानी और साल्ट की माउंट को मेंटेन रखती हैं, उसको बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होने देती, उसको बाहर जैसा नहीं करती। ये क्या होती हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स। तो ये कैसे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में पानी और साल्ट की माउंट को मेंटेन रखती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस। आप जानते हैं कि समुद्र में बाहर साल्ट बहुत ज्यादा होता है, समुद्र में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साल्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस की प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि बेटा इनकी बॉडी में साल्ट की माउंट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बाहर समुद्र में तो साल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो साल्ट इनकी बॉडी में दाखिल हो जाएगा, जिसमें इनकी बॉडी में साल्ट की माउंट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो ये प्रॉब्लम है, अगर साल्ट की माउंट बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये मर भी सकते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। कार्टिलेजिनस फिशेस क्या करती हैं, दे हैव रेक्टल ग्लैंड, दे हैव रेक्टल ग्लैंड्स। बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या होते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, बॉडी में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। रेक्टल ग्लैंड क्या करते हैं, रिमूव एक्स्ट्रा साल्ट फ्रॉम द बॉडी, कार्टिलेजिनस फिशेस करते हैं। इसके अलावा
कार्टिलेजिनस स्पीशीज अपने गिल्स से भी क्या करती है, एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से रिमूव करती है। इसके अलावा एक्टिवली कार्टिलेजिनस स्पीशीज एक्टिवली सेक्रीट साल्ट्स। एक्टिवली का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेंड करना, भेजना। बाहर ऑलरेडी साल्ट बहुत ज्यादा है समुद्र में, ये क्या करते हैं कि बॉडी के जो साल्ट होता है एक्स्ट्रा, बाहर चाहे जितना मर्जी, अंदर चाहे जितना मर्जी साल्ट हो, बाहर इतना ज्यादा नहीं हो सकता, तो इनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है इसको ये क्या करती है, एक्टिवली बाहर निकाल देती है। बाहर ऑलरेडी साल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करती है अपनी बॉडी से जहां साल्ट की अमाउंट बाहर की निस्बत कम है वहां से साल्ट रिमूव कर देती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जहां साल्ट बहुत ज्यादा है तो साल्ट लोअर कंसंट्रेशन से किस जानिब मूव कर रहा है, जहां उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई है। दिस इज कॉल्ड एक्टिवली। तो ये एक्टिवली सिक्रीट करती है साल्ट को कहां, बाहर। इसके अलावा कुछ कार्टिलेजिनस स्पीशीज क्या करती हैं, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर जितना बना लेती है, बाहर जैसा बना लेती है। कैसे? अब अगर इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर जैसा कर लिया जाएगा, जितना साल्ट बाहर है उतना ही अंदर कर लिया जाएगा, तो बाहर से साल्ट बॉडी के अंदर नहीं आएगा। बाहर से साल्ट बॉडी के अंदर कब आता है, जब बाहर साल्ट बहुत ज्यादा हो और अंदर साल्ट, बॉडी के अंदर साल्ट बहुत कम हो, तो साल्ट हायर कंसंट्रेशन से कहां आ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की डिफ्यूजन के जरिए। लेकिन कुछ कार्टिलेजिनस स्पीशीज क्या करती हैं, अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को बिल्कुल किस जैसा कर लेती है, एक्सटर्नल कंडीशन जितना साल्ट बाहर है उतना ही कहां कर लेती है, बॉडी के अंदर। और ये कार्टिलेजिनस स्पीशीज क्या करती हैं, बॉडी के अंदर यूरिया पैदा करती हैं, यूरिया साल्ट। अब ये यूरिया बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पैदा कर लेती है, जिसकी वजह से यूरिया बहुत ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और अंदर यूरिया की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से साल्ट की अमाउंट अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, बाहर भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से साल्ट अंदर नहीं आता, क्योंकि अंदर क्या ज्यादा हो चुका है, कौन सा साल्ट, यूरिया। बॉडी के अंदर साल्ट कब आता है, जब अंदर साल्ट कम हो, बाहर ज्यादा हो। इन्होंने ऑलरेडी अपनी बॉडी के अंदर साल्ट पैदा कर लिया है, यूरिया साल्ट, ठीक है, जिसकी वजह से बाहर से मजीद साल्ट अंदर नहीं आता। लेकिन यूरिया तो टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है, ठीक है, तो ये तो बॉडी के टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेटा इन फिशेस ने जिनकी बॉडी के अंदर यूरिया पैदा होता है, यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए इसमें एक केमिकल होता है ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, TMAO शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। ये केमिकल है जो यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट्स को खत्म करता है। ये था बेटा मैरीन एनवायरनमेंट में। अच्छा, बोनी फिशेस भी तो पाई जाती है ना मैरीन एनवायरनमेंट में, बोनी फिशेस। ये बोनी फिशेस भी क्या करती है बेटा, उसको रेगुलेटर्स होती है। ये कैसे अपनी बॉडी के अंदर पानी और साल्ट की अमाउंट को मेंटेन करती है, बोनी फिशेस। ये बोनी फिशेस कंसंट्रेटेड साल्ट पैदा करती है, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करती है। बोनी फिशेस बेटा कौन सा यूरिन पैदा करेगी, कंसंट्रेटेड यूरिन, जिसके जरिए साल्ट, कंसंट्रेटेड यूरिन में साल्ट हो ज्यादा होता है, पानी बहुत कम, जिसके जरिए सारा का सारा एक्सेसिव साल्ट बॉडी से निकल जाएगा और पानी कम से कम निकलेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे ओस्मोलॉजी। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे ओस्मोलॉजी करते हैं। देखिए बेटा, फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम क्या है, उसमें साल्ट तो कम है, पानी बहुत ज्यादा होता है। तो इधर जो एनिमल्स रह रहे होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, साल्ट तो कम है बाहर, अब साल्ट ज्यादा नहीं होगी, अब बॉडी में क्या ज्यादा हो जाएगा, पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले
इनवर्टिब्रेट्स होते हैं कुछ अमेबा वगैरह, ठीक है, या पैरामीशियम वगैरह, ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनमें खास किस्म के वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं इनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको बाहर की तरफ पंप कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स की बॉडी में खास किस्म के वैक्यूल होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर पंप आउट करते हैं। फ्रेश वाटर जो फिशेस होती है, फिशेस में तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होते, तो फिशेस की बॉडी से एक्स्ट्रा पानी कैसे बाहर निकलता है? ये क्या करती है? दे प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करती है, जिसकी जरिए डाइल्यूट यूरिन ऐसा यूरिन जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, जिसके जरिए बहुत ज्यादा पानी बॉडी से निकल जाता है, इसकी बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा बेटा फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में साल्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली जो मछलियां उनकी बॉडी में साल्ट की कमी हो सकती है। तो ये साल्ट की कमी से कैसे बचती हैं? ये ऐसी फूड खाती हैं जो साल्टी फूड होती है, साल्टी फूड खाती हैं ये मछली। और ये क्या करती हैं? बाहर जो थोड़ा बहुत साल्ट होता है उसको एक्टिवली क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने गिल्स के जरिए, पानी में साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये था फ्रेश वाटर, ताकि साल्ट की अमाउंट पानी में बॉडी में कम ना हो। ये था फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट है बेटा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे उत्पन्न होते हैं? बेटा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आप जानते हैं पानी बहुत कम होता है। सबसे बड़ा मसला टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का यही है कि इधर पानी बहुत कम है, पानी की शॉर्टेज हो, तो इधर पाए जाने वाले एनिमल्स की डिहाइड्रेशन हो सकती है, इनकी बॉडी में पानी की बहुत कमी हो सकती है, ठीक है। तो फिर इधर पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे उसको रेगुलेशन करते हैं? बेटा फ्रेश वाटर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल जमीन पर पाए जाते हैं, उनकी स्किन डेड केराटिनाइज्ड होती है। उनकी स्किन में एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं केराटिन, इसलिए उनकी स्किन को केराटिनाइज्ड स्किन कहते हैं। वो केराटिन क्या करता है? वो पानी बाहर निकलने नहीं देता, वो पानी को बॉडी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता। स्किन में जो केराटिन होता है, पूरी स्किन में केराटिन, जिसकी वजह से बॉडी से पानी नहीं निकलता और बॉडी में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन नहीं होती। इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसा कि इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्किन में तो केराटिन नहीं होता, तो फिर इंसेक्ट्स की बॉडी से पानी तो निकल जाएगा सारा और उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा इंसेक्ट का एक बॉडी के इर्द गिर्द उनका क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन उनकी बॉडी के बाहर होता है, एक्सोस्केलेटन, जो किससे बना होता है? कार्टिन से। और ये कार्टिन भी पानी को निकलने की इजाजत नहीं देता, तो एक्सोस्केलेटन से भी पानी बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से पानी अंदर महफूज रहेगा और डिहाइड्रेशन नहीं। इसके अलावा कुछ डेजर्ट एनिमल ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी पानी पीते नहीं। आपको पता है डेजर्ट्स में तो पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, उधर पानी होता ही नहीं, तो पानी पिए कहां से बेचारे? तो कुछ डेजर्ट एनिमल्स ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी पानी नहीं पीते, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? फिर पानी तो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। उनकी बेटा एक एग्जांपल है कैंगरू रैट। कैंगरू रैट ये पूरी जिंदगी पानी नहीं पीता। ये क्या करता है? ये सीड खाता है। कौन से सीड खाता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सीड खाता है। अब जब ये सीड खाएगा कार्बोहाइड्रेट रिच, वो सीड इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे और उन सीड की ब्रेकडाउन होगी, उन सीड की ब्रेकडाउन से इसकी बॉडी में पानी पैदा होगा, उसे कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर। ये उसी पे गुजारा करता है, पानी अलग से नहीं पीता, ठीक है। ये आपने
इसके अलावा बेटा यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ये लॉन्ग भी है। एनहाइड्रोबायोसिस, एनहाइड्रोबायोसिस क्या होता है? एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब क्या है बेटा? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं एक खास पीरियड तक, एक खास ड्यूरेशन तक। तो ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी? डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की, पानी की कमी को बर्दाश्त करने की ये जो सलाहियत है, इसे एनहाइड्रोबायोसिस है। तो ये डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट होती है। इंसान की 4-5 दिन होती है, ठीक है, और कैमल जो है उसकी 2 महीने तक होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट, ये आपने ये था ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। बेटा इससे अगला जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं बेटा? प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत ज्यादा वेस्ट केमिकल्स पैदा होते हैं। उन वेस्ट केमिकल्स को पौधे कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं? कुछ पौधे क्या करते हैं, वो वेस्ट केमिकल्स को अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। आपको पता है ना, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है बड़ा सा, जिसमें बहुत ज्यादा जगह घेरी होती है सेल की, ऑलमोस्ट सारी जगह उसी ने घेरी होती है। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे के अंदर जो वेस्ट केमिकल्स पैदा होते हैं, पौधे उनको अपने वैक्यूल में क्या कर लेते हैं बेटा? स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल के अंदर। यूजफुल केमिकल्स भी पौधे अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, साथ साथ वेस्ट भी स्टोर करते हैं। लेकिन जो पौधे स्टोर नहीं करते वो क्या करते हैं? वो अपने वेस्ट केमिकल्स बेटा कैसे अपनी बॉडी से निकालते हैं? वो अपने वेस्ट केमिकल्स निकालते हैं थ्रू एक्सक्रीटोफोर्स। एक्सक्रीटोफोर्स, एक्सक्रीटोफोर्स क्या होते हैं? ये पत्ते हैं। एक्सक्रीटोफोर्स, दीज आर स्पेशल लीव्स व्हिच स्टोर वेस्ट केमिकल, जो अपने अंदर वेस्ट केमिकल को स्टोर करते हैं और स्टोर करते रहते हैं। जब पत्ते इन वेस्ट केमिकल से भर जाते हैं तो ये पत्ते झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट केमिकल भी बॉडी से निकल जाते हैं। तो एक्सक्रीटोफोर्स क्या है? दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ लीव्स, जो क्या करते हैं, अपने अंदर वेस्ट केमिकल्स को स्टोर करते रहते हैं। और जब वेस्ट केमिकल्स से पत्ता भर जाता है, वो पत्ता झड़ जाता है, दरख्त से गिर जाता है, जिसकी वजह से वेस्ट केमिकल्स भी पौधे से निकल जाते हैं। ऐसे पत्तों को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटोफोर्स। और इसका कलर आमतौर पर बेटा येलो होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट। वो जो वेस्ट इनमें इकट्ठे हुए होते हैं, उसकी वजह से इसका पत्ते का कलर येलो हो जाता है। और आमतौर पर ये ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, खज़ां के मौसम में ये झड़ते हैं पत्ते, ठीक है। ये था एक मेथड वेस्ट को निकालने का, एक्सक्रीट करने का। दूसरा इबोनी। इबोनी क्या है बेटा? बेटा कुछ पौधे क्या करते हैं, वो ये पौधे की स्टेम है, ट्रंक जिसे आप कहते हैं, ट्रंक या स्टेम, जो मेन हिस्सा होता है पौधे, ट्रंक या स्टेम। ये पौधे, कुछ पौधे क्या करते हैं, वो अपने वेस्ट केमिकल्स को क्या करते हैं, अपनी स्टेम के सेंटर में स्टोर कर लेते हैं। जितने भी वेस्ट केमिकल्स हैं, तमाम वेस्ट केमिकल्स को स्टेम के, ट्रंक के मिडल में, सेंटर में स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट केमिकल्स की वजह से स्टेम का जो सेंटर है, ट्रंक का जो सेंटर है, वो ब्लैक हो जाता है उन वेस्ट केमिकल्स की इफेक्ट होने की वजह से। दिस इज कॉल्ड इबोनी। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? इबोनी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है, वो क्या है? एक और मेथड है, वो क्या है? वो है, कुछ पौधे क्या करते हैं, वो वेस्ट केमिकल्स को अपनी जड़ों के जरिए निकाल देते हैं।
कुछ तो पत्तों के जरिए निकाल देते हैं ना, जिन्हें एक्सक्रीटोफोर कहा था उन पत्तों। कुछ क्या करते हैं, अपने वेस्ट केमिकल्स को अपनी स्टेम के मिडल सेंटर में स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेंटर, वो जो स्टेम ट्रंक का सेंटर होता है वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और दिस इज कॉल्ड इन द बॉडी। और तीसरा, कुछ पौधे क्या करते हैं, वो अपने वेस्ट केमिकल्स को अपनी रूट्स के जरिए सीक्रेट कर देते हैं, रूट्स के जरिए खारिज कर देते हैं मट्टी। ये आपने बेटा याद रखना, ठीक है। ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। बेटा इसमें से आपको शॉर्ट आएंगे। क्या शॉर्ट आएंगे? पहला शॉर्ट डीएमिनेशन आएगा। डीएमिनेशन क्या होता है? बहुत आसान है। अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का रिमूव हो जाना। ये देखें ना, ये अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप होता है, एक तरफ आर ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है। तो अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का निकल जाना, ये NH2 ग्रुप का निकल जाना, दिस इज कॉल्ड डीएनए। और यही अमीनो ग्रुप जो अमीनो एसिड से निकलता है, ये मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट बनाने में इन्वॉल्व होता है। इसी से क्या बनते हैं? मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट केमिकल। इसी से बेटा अमोनिया बनता है। अमोनिया इज अ वेस्ट, यू नो। इसी अमीनो ग्रुप से बेटा क्या बनता है? अमोनिया, व्हिच इज अ वेस्ट केमिकल। इसी से यूरिया बनता है, यूरिक एसिड। बेटा ये जो तीन केमिकल्स मैंने लिखे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, दीज आर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द एनिमल्स। एनिमल सबसे ज्यादा जो वेस्ट केमिकल्स एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट केमिकल्स, वो क्या है? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। कुछ और वेस्ट केमिकल्स भी लिखे होंगे आपकी बुक में, वो सारे वेस्ट केमिकल्स के नाम आपने याद कर लेना। उसमें होगा ज़ैंथीन होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा बेटा? हाइपोजेंथीन होगा, ठीक है। क्रिटिनिन होगा, एलेक्ट्रॉन, इस तरह के केमिकल्स होंगे बेटा। प्यूरीन्स, पिरिमिडिन्स, अमीनो एसिड, ये सारे क्या है बेटा? नाइट्रोजनस केमिकल्स हैं जो एनिमल्स अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। आपने नाम याद करना। नेक्स्ट टॉपिक बेटा वो क्या है? नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। बेटा डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, पानी में रहने वाले एनिमल्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट जो उनकी बॉडी से निकल रहा है कुछ और होगा। जमीन में रहने वाले एनिमल का जो उनकी बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट वो निकाल रहे हैं, जो नाइट्रोजन वेस्ट अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं, कुछ और होगा। ठीक है, तीन किस्म के एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये जो अमोनिया है, अमोनिया टॉक्सिक वेस्ट है सबसे ज्यादा। तीनों वेस्ट में से जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है वो अमोनिया। और बेटा अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तकरीबन 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml वाटर की जरूरत होती है, 1 ग्राम अमोनिया को। तो अमोनिया उन एनिमल्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है जो एनिमल्स पानी वाले एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, क्योंकि उनको अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं ना, जो दरियाओं में पाए जाते हैं, वो अपनी बॉडी से कौन सा वेस्ट निकालते हैं? अमोनिया। क्योंकि अमोनिया को निकलने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऑलमोस्ट 1 ग्राम अमोनिया को निकलने के लिए 500 ml वाटर की जरूरत होती है, और ये बहुत टॉक्सिक होता है। इसके बाद दूसरा है यूरिया। यूरिया बेटा अमोनिया की निस्बत कम टॉक्सिक होता है, और 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए ऑलमोस्ट 50 ml वाटर की जरूरत होती है। बस 50 ml वाटर की बेटा जरूरत होती है। और बेटा यूरिया आमतौर पर
जो मैमल्स हैं, मैमल्स, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो पाया जाता है। और यूरिक एसिड बेटा ये जो होता है सिर्फ 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर की जरूरत होती है। यानी वो वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको बॉडी से निकलने के लिए सबसे कम पानी की जरूरत होती है वो यूरिक एसिड होता है। और ये किनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बेटा? ये होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किनका होता है? ये होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रेप्टाइल्स और बर्ड्स का। ठीक है, ये आपने याद रखना। वो वाले एनिमल्स जो अमोनिया सेक्रेट करते हैं, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें कहते हैं अमोनोटैलिक। और वो वाले एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक। और वो वाले एनिमल जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। ये एग्जांपल्स और ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी आ जाए। बेटा आज के टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जी बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है?